देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। केसरी चैप्टर 2 ये कहानी उस शख्स की है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहते हुए उनकी नींव हिला डाली। कभी अंग्रेजों का वफादार रहा जाने वाला ये शख्स बगावती बना और फिर एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसके लिए उसने ना तलवार उठाई और ना कलम। उसने सिर्फ अपने कानूनी अधिकारों का सही इस्तेमाल करते हुए इंसाफ की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को जनता की अदालत में परास्त किया। ये कहानी सर एस शंकरन नायर की है, जिसने अपने एक विद्रोही फैसले से अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। इस किरदार को फिल्म में अक्षय कुमार निभा रहे हैं। फिल्म में उनके साथ अनन्या पांडे, आर माधवन, अमित सियाल और मोमिता पाल जैसे शानदार एक्टर्स की टोली है। फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी से लेकर कलाकारों की एक्टिंग के साथ सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, राइटिंग, बैकग्राउंड स्कोर के साथ ही और भी कई खास पहलुओं पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। रिव्यू शुरू करने से पहले इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि ये कहानी हर भारतीय को गर्व महसूस करवाएगी। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1919 से, जहां प्रदर्शनकारियों का एक समूह रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक इकट्ठा होता है। जनरल डायर अपने सशस्त्र सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का निर्देश देता है। हजारों लोगों की मौत हो जाती है। अगले कई घंटों तक लाशों को घटनास्थल पर चील कौओं के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रेस को इस बारे में कुछ भी लिखने से रोका जाता है। सरकार का पक्ष अखबारों के पहले पन्ने पर छपता है, जिसमें लिखा जाता है कि प्रदर्शनकारी हथियारबंद आतंकी थे, उनके हमलावर होने के चलते गोलियां चलानी पड़ी। एक और प्रेस का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन लोगों के बीच गुस्सा बढ़ गया। इसका हल भी ब्रिटिश सरकार ने निकाला। एक और 25 रुपए का मुआवजा बांटा तो दूसरी ओर इस मामले में एक फर्जी जांच बैठाने के निर्देश दे दिए। इसी जांच का हिस्सा थे हाल ही में नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले सर सी शंकरन नायर। ब्रिटिश सरकार एक जांच आयोग बनाती है। सर सी शंकरन नायर फिल्म में जिसका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है, इस आयोग में एकमात्र भारतीय हैं जिनका ब्रिटिश न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है। क्राउन पहले से ही ये बात मानता है कि वो उनके लिए कठपुतली का काम करेंगे। जांच के दौरान ब्रिटिश सरकार इस मामले से जुड़े तथ्यों को दबाती है। इस दौरान नायर की नजर एक युवा क्रांतिकारी लड़के परगट सिंह, जिसका किरदार कृष्ण राव ने निभाया है, उस पर पड़ती है। इस लड़के से नायर का पुराना कनेक्शन निकलता है। वो क्या है, इसे यहाँ बताकर सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे, लेकिन यही युवा कहानी में टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, जो सर सी शंकरन नायर के विचारों को बदल देता है। और इस 13 साल के लड़के की मौत उन्हें सबसे बड़े शासक के खिलाफ एक आवाज के तौर पर खड़ा कर देती है। आगे नायर की मुलाकात दिलरीत गिल, जिसका किरदार अनन्या पांडे ने निभाया है, उससे होती है। नायर का हृदय परिवर्तन असल में इस जूनियर बैरिस्टर से मिलकर ही होता है। कहानी पूरी तरह से करवट लेती है और कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो जाता है। नायर के खिलाफ जनरल डायर का केस नेविल मैक्रेल ने, जिसका किरदार आर माधवन ने निभाया है, लड़ते हैं। इस बीच एक भारतीय सभी को अपनी उंगलियों पर नचाता नजर आता है, जो ब्रिटिश सरकार का चाटुकार होता है। शंकरन और नेविल का पुराना रिश्ता उनके बीच की आग को और बढ़ाता है और इसका असर कोर्ट में देखने को मिलता है। अब क्या शंकरन नायर जलियांवाला बाग में मौत के घाट उतारे गए मासूम लोगों को इंसाफ दिला पाते हैं या नहीं, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। तो वहीं केसरी चैप्टर 2 रघु पालत और पुष्पा पालत की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर, वन मैन्स फाइट फॉर द ट्रूथ अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकेयर पर आधारित है। फिल्म को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। शायद अगर ऐसा किया जाता तो कहानी थोड़ी बोरिंग हो सकती थी। इस कहानी को पूरे इमोशंस के साथ पेश किया गया है। दर्द, आंसू, चीख पुकार और अपनों को खोने का गम हर एक सीन में चीख चीख कर पर्दे पर बाहर आ रहा है। कहानी की एस्टैब्लिशिंग शुरुआत में ही दर्शकों को बांध देती है। 20-30 मिनट का वक्त नहीं लिया गया है, बल्कि पहले ही सीन से निर्देशक का जोर दर्शकों की आंखें नम करने पर रहा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ये करने में पूरी तरीके से कामयाब रहे। शुरुआत अगर अव्वल दर्जे की रही तो फिल्म का क्लाइमेक्स भी कम नहीं रहा। ये हर हिंदुस्तानी को तालियां बजाने, सीटी मारने, इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे थिएटर में लगाने के लिए मजबूर करने वाला है। अब आते हैं फिल्म के बीच के हिस्सों पर। फिल्म एक भी भाग में बोझिल नहीं लग रही है। सही समय पर सही पन्ने खुलते हैं। हर एक एक्टर को उसके किरदार में ढलने का पूरा मौका दिया गया है, फिर चाहे वो जान निसार अख्तर का छोटा सा किरदार ही क्यों ना हो। करण सिंह त्यागी और अमृतपाल सिंह बिंद्रा की कहानी अविश्वसनीय है। दोनों पूरी तरह से हर तारीफ के हकदार है।
फिल्म हर मोड़ पर बांधे रखती है और अंत में एक उम्मीद के साथ छोड़ देती है। आखिर अब तो ये अंग्रेज सॉरी बोल ही देंगे। आर माधवन और अक्षय कुमार के बीच टकराव के पल बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। सुमित सक्सेना के लिखे हुए संवाद आपके दिल और दिमाग पर चोट करेंगे। कुछ संवादों पर सीट से उछलने और तालियों की गड़गड़ाहट करने से खुद को आप रोक नहीं पाएंगे। करण सिंह त्यागी का निर्देशन सरल, सुलझा, सटीक और सही दिशा में है, जो कहानी को मकसद से भी नहीं भटकाता है। बुनियादी स्तर पर यही लगेगा कि ये एक नायक के खलनायक से लड़ाई की कहानी है, लेकिन ये चंद पलों में ही पूरे देश की लड़ाई की कहानी बन जाती है। एक के बाद एक नए कलाकारों की एंट्री होना और सिलसिलेवार तरीके से इसे पेश करना कड़ी दर कड़ी कहानी को आगे बढ़ाता है। मार्था स्टीवेंस वाले ट्रैक से क्लाइमेक्स तक पहुंचने में रोमांच हर पल बढ़ जाता है, क्योंकि कहानी इतिहास से जुड़ी है तो शायद काफी लोगों को मालूम होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी कहानी में रोमांच की कमी नहीं होती। अब आते हैं फिल्म के पिक्चराइजेशन पर, जो इस कहानी को और ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर कई जगहों पर इतने जोरदार हैं कि आपके रोंगटे खड़े करेंगे और तो और शरीर में सिरहन और कपकपाहट भी पैदा कर सकते हैं। वहीं फिल्म में 3 ही गाने हैं, लेकिन हर एक को बैकग्राउंड म्यूजिक और फील देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में तेरी मिट्टी आइकॉनिक केसरी सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा। इसके अलावा कित्थे गया तू साइया और शेरा कहानी को गति देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की खास तारीफ होनी चाहिए। कैमरा एंगल का सही इस्तेमाल किया गया है। कुछ जगहों पर जूम और एक्सट्रीम जूम शॉट्स लिए गए हैं। नरसंहार के दृश्यों को शानदार अंदाज में कैप्चर किया गया है। शंकरन नायर की एंट्री के दौरान सूरज की किरणों के ग्लेयर का सही इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये एक वेल एडिटेड फिल्म है जो अच्छी सिनेमेटोग्राफी को और निखार रही है। देवोजीत रे की सिनेमेटोग्राफी और नितिन वैद की एडिटिंग की तारीफ बनती है। ये कहना गलत नहीं है कि वीएफएक्स कम है, लेकिन टॉप क्लास है। अब अगर कलाकारों की एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अक्षय कुमार में पहली वाली चमक लौट आई है, वो शानदार थे। उन पर डायलॉग डिलीवरी को लेकर अक्सर आरोप लगते हैं। कहा जाता है कि उनका फ्लो इसलिए टूट जाता है क्योंकि वो टीपी पड़ते हैं, लेकिन इस बार अक्षय ने इन दावों को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके हिस्से सबसे प्रभावशाली डायलॉग आए और उन्होंने इसको परफेक्ट अंदाज में पेश किया। दमदार संवाद उनकी दमदार एक्टिंग के चलते और ज्यादा निखर गए हैं। उनकी योग्यता पर सवाल उठाने वालों पर केसरी चैप्टर 2 एक करारा प्रहार है। अनन्या पांडे ने इस बार साबित किया कि स्टार किड में भी टैलेंट हो सकता है। मार्था स्टीवेंस वाली केस प्रोसीडिंग में वो जिस अंदाज से कोर्ट में खुद को स्थापित करती है, वो ये साबित कर रहा है कि आने वाले समय में बेहतरीन एक्ट्रेसेस में वो गिनी जाएंगी। उन्होंने मासूमियत, दर्द और हाजिर जवाब तीनों ही भावों को पर्दे पर लाने में इंसाफ किया है। अब आते हैं एक्टिंग के बाजीगर आर माधवन पर। उनकी एंट्री इंटरवल से थोड़ी ही देर पहले होती है, लेकिन उनका असल मिजाज इंटरवल के बाद देखने को मिलता है। वो देर से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। वो एंट्री के साथ ही छा जाते हैं। उनकी आंखों में बदले की आग और उत्तेजना देखने को मिलती है। आखिर में केसरी चैप्टर 2 एक मच वॉच फिल्म है। ये सच, इंसाफ और दर्द की कहानी है जिसे पूरी ईमानदारी से पेश किया गया है। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और आपको ये फिल्म देखनी है कि नहीं ये भी जरूर बताएं।